नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोगों के साथ तस्वीरों में दिखने वाले इस महाठग संजय शेरपुरिया के बारे में बताया था। आपको बताया था कि बीजेपी नेताओं के करीबी माने जाने वाले संजय शेरपुरिया नाम के इस करोड़पति ठग को कैसे यूपीएसटीएफ ने पकड़ा है। आपको यह भी बताया था कि खुद को उद्योगपति और लेखक बताने वाला यह शख्स संजय शेरपुरिया पीएम मोदी पर दिव्यदर्शी मोदी के नाम से एक किताब भी लिख चुका है। आपको यह भी बताया था कि बीजेपी के दर्जनों नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला यह संजय शेरपुरिया कैसे धौंस जमाकर कई सालों से गोरख धंधा कर रहा था। आपको यह भी बताया था कि संजय शेरपुरिया इन सब से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मंत्री से लेकर नेता तक, अपने करीबी रिश्ते के दावे करता था और लोगों से करोड़ों रुपए काम कराने के नाम पर ठग लेता था। लेकिन अब पता चल रहा है कि मैंने कल के वीडियो में जो बताया था वो तो सिर्फ झांकी थी, इसकी पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आज गाजीपुर से गुजरात तक में जाल बिछा चुके इस नटवर लाल की पिक्चर का कुछ और हिस्सा देखिए। आज इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसकी कुंडली खंगालने के क्रम में मुझे जो कुछ पता चला है वो इस बात का सबूत है कि ऐसे नटवर लाल की पहुंच कितनी दूर तक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, विधायक सांसद से लेकर दावा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक। वैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद मेरी थोड़ी दिलचस्पी ये जानने में हो गई थी कि आखिर गाजीपुर के गरीब परिवार का यह शख्स जो छोटे मोटे काम बचपन में करके पैसे कमाता था, गुजरात कैसे पहुंचा। गुजरात पहुंचकर यह करोड़ों की कंपनी का मालिक कैसे हो गया। 2 दशक तक गुजरात में कई तरह के धंधे करने के बाद 2 सालों से गाजीपुर में क्यों सक्रिय हो गया। मोदी और शाह समेत बड़े बड़े नेताओं का इतना करीबी होने के दावे कैसे करने लगा। इतनी पहुंच कैसे हो गई। पीएम मोदी से अपने रिश्ते के किस्से बताकर इतने साल तक संजय शेरपुरिया गोरख धंधे कैसे करता रहा। दिल्ली में रहकर पीएमओ के नाम पर धौंस और झांसा देकर कभी पकड़ा कैसे नहीं गया। और आज तक अगर पकड़ा नहीं गया तो यूपीएसटीएफ ने अब इसे कैसे दबोच लिया। ऐसे कई सवाल मेरे मन में कल शाम से पैदा हो रहे थे। तो लगा कुछ जवाब तलाशा जाए, तो इसके बारे में छपी खबरों को खंगालने लगा। मेरी नजर आज के दैनिक हिंदुस्तान में छपे एक विज्ञापन पर पड़ी। खबरें और भी हैं, वो भी बताऊंगा। पेज नंबर 9 पर स्टेट बैंक के अहमदाबाद ब्रांच की तरफ से छोटा सा एक विज्ञापन है। उस विज्ञापन से पता चलता है कि इस शख्स का एक नाम या कहें कागजी नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय है और यह कांदला एनर्जी और केमिकल्स लिमिटेड का डायरेक्टर है। बैंक ने संजय राय उर्फ संजय शेरपुरिया उर्फ संजय प्रकाश बालेश्वर राय और इसकी कंपनी को कर्ज देकर नहीं चुकाने की वजह से डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। संजय शेरपुरिया की पत्नी कंचन संजय प्रकाश राय भी उस कंपनी में डायरेक्टर है जिसे डिफॉल्टर घोषित किया गया है। उनका नाम भी डिफॉल्टर की लिस्ट में है। स्टेट बैंक को आज ये विज्ञापन क्यों देना पड़ा और इस कंपनी के बारे में हमें क्या पता चला, ये हम आपको आगे बताएंगे। बहुत दिलचस्प जानकारियां, लेकिन पहले जरा इस शख्स के बैकग्राउंड के बारे में कुछ और जान लीजिए। फिर बताता हूं कि कई नामों वाला यह शख्स कैसे ठगी के आरोप में पकड़ा गया है। इसके आधार कार्ड भी 2 हैं, नाम तो 3 दिख रहे हैं। संजय शेरपुरिया के नाम से सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इसकी मौजूदगी है। फेसबुक, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करके और अपने बारे में जानकारी देने का काम करके, अपने भाषणों के हिस्से के वीडियो पोस्ट करके ये इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता था लोगों तक अपनी पहुंच के बारे में बताने के लिए। कल के वीडियो में मैंने आपको इसके फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर इसके भौकाल की तस्वीरें दिखाई थी। हालांकि कल देर शाम को पता चला कि इसका ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है
कि इसकी गिरफ्तारी के बाद भी कल रात इसके फेसबुक पेज पर एक पोस्ट पब्लिक हुई है, कुछ लाइनें पोस्ट की गई है। इससे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं। बहरहाल आज की कहानी की शुरुआत संजय शेरपुरिया की वेबसाइट से करते हैं, इसी की वेबसाइट से। संजय शेरपुरिया की वेबसाइट sanjaysherpuria.org पर उसकी पीएम मोदी और अमित शाह समेत बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें हैं और बहुत सी जानकारियां हैं। जैसे ही आप गूगल पर sanjaysherpuria.org सर्च करेंगे, वो इसकी वेबसाइट खटाक से खुल जाएगी और सबसे पहले ये होम पेज खुलेगा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संजय शेरपुरिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, उद्यमी और लेखक। स्क्रीन पर 3 आंकड़े आपको दिखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। जॉब प्रोवाइडेड 20,000, डोनर 2000 प्लस, अवार्ड्स 70 प्लस, वॉलंटियर्स 1500 प्लस। यह पढ़कर किसी को भी लग सकता है कि यह तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, जिसने 20,000 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसे 70 अवार्ड मिले हों और जिसके पास 1500 वॉलंटियर हो, तो बड़ा आदमी तो होगा ही। लेकिन यह बड़ा सा दिखने वाला आदमी कितना छोटा निकला, यह इसकी गिरफ्तारी के बाद पता चल रहा। हालांकि ठग तो बड़ा ही है। अब इसके किस्से छन छन कर बाहर आ रहे हैं। इसी वेबसाइट पर एक बटन है अबाउट। अबाउट बटन को जब क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलेगा। पेज खुलते ही सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखेगी और उसके बाद उसकी संक्षिप्त बायोग्राफी है, जिसमें बताया गया है कि गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव के गरीब परिवार से आने वाले संजय शेरपुरिया का जन्म असम में हुआ। उसने गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। यह खुद अपनी वेबसाइट पर इसने दर्ज किया है। अपनी अपार मेहनत के दम पर ट्रेड सेक्टर में क्लाइमैक्स तक पहुंचा। अंग्रेजी में है, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। संजय शेरपुरिया ने बुरे वक्त में कभी हार नहीं मानी, दिन रात काम करता हुआ तरक्की करता रहा। फिर इसी वेबसाइट पर संजय शेरपुरिया के मिशन का जिक्र है। उसमें लिखा है, अंग्रेजी से फिर हिंदी बता रहा हूं, कचरे से बोतल और स्क्रैप चुनने वाला एक लड़का जो कभी स्कूल फीस भी नहीं दे पाता था, वो बहुत कम सालों में देश का सफल उद्यमी बन गया। देश का सफल उद्यमी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ यह शख्स बेरोजगारों को नौकरी देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने लगा। खुद ही अपनी वेबसाइट पर अपने बारे में इसने लिखा है या लिखवाया। वेबसाइट पर और नीचे जाएंगे, इस सेगमेंट के टॉप पर 3 तस्वीरें हैं। एक में मोदी जी के साथ किसी विषय पर गहन चिंतन कर रहे 5 लोगों में संजय शेरपुरिया बैठा है। किसी कमरे में यह अहम मीटिंग हो रही है, तस्वीर देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मोदी जी के साथ निकटता की यह तस्वीर इस बात की बानगी है कि यह तस्वीर क्लोज डोर मीटिंग में शेरपुरिया यहां बैठा हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर अमित शाह के साथ है, पीछे मोदी जी की तस्वीर लगी है और कुछ लोग वहां भी मौजूद हैं। यह भी इसकी वेबसाइट पर है। तीसरी तस्वीर में फिर शेरपुरिया मोदी जी को किसी एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहा है, रिसीव कर रहा है या उन्हें सी ऑफ कर रहा है, शायद सी ऑफ कर रहा है। पीछे वायुसेना का विमान है, मोदी जी विमान की तरफ बढ़ रहे हैं, शेरपुरिया उनको फूल भेंट करते हुए प्रणाम कर रहा है। पीएम के विमान के पास पहुंचने की इजाजत उसी को मिलती है जो बहुत खास लोग होते हैं, उसके लिए पास बनता है। यहां संजय शेरपुरिया की मौजूदगी भी इस बात का सबूत है कि इसकी पहुंच मोदी जी तक तो थी, चाहे जैसे भी हो। और अगर यह फोटो फर्जी है तो पीएमओ बता सकता है। इसी वेबसाइट पर वाइब्रेंट गुजरात हेडिंग के साथ संजय शेरपुरिया की एक तस्वीर मंच पर आनंदीबेन पटेल, जो तब गुजरात की मुख्यमंत्री थीं, उनके साथ है। फोटो के नीचे लिखा है कि जब गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात लॉन्च किया था तो सरकार की प्रोपेगेंडा मैगजीन में मोस्ट सपोर्टिव नाम के रूप में संजय शेरपुरिया का नाम भी लिखा था। इसी में लिखा है कि अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 90,000 लोन लेकर कोई स्टार्टअप शुरू करे और 2 दशक से भी कम समय में रिफाइनरी का मालिक बन जाए
तो उसकी लाइफ जर्नी पर रिसर्च तो होनी चाहिए। यह भी बताया गया है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से संजय शेरपुरिया की सक्सेस स्टोरी पर रिसर्च हुई है। सब कुछ वहीं लिखा है। तो यह आदमी कितना बड़ा कलाकार रहा होगा कि कहां से कहां पहुंच गया और इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया। पीएम सीएम से लेकर दर्जनों नेताओं के निकट होता गया और सैकड़ों करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। खुद ही अपनी वेबसाइट पर बता रहा है कि इसकी लाइफ जर्नी पर रिसर्च होनी चाहिए। मैनेजमेंट वाले किसी संगठन ने किया भी है, उसका जिक्र भी है, लेकिन अब वही लोग रिसर्च करके बताएंगे कि आदमी कैसे इतने खेल करता गया, कैसे बैंकों से लोन लेता गया और डिफॉल्टर होता गया और माल बनाता गया, नेताओं से निकटता के फायदे कैसे उठाता रहा, कैसे लोगों को ठगता रहा। ये बताने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं लोगों की है ना, जिन्होंने इसकी कहानी पर रिसर्च किया है, जिसका जिक्र संजय शेरपुरिया ने अपनी वेबसाइट पर किया है। इसी वेबसाइट पर इसके संघर्ष की कहानी भी छपी है। एक चैप्टर है स्ट्रगलिंग फेज, संघर्ष के दिन, संघर्ष का दौर। इसमें बताया गया है कि असम में कचरे से बोतल चुनकर माफ करें, सप्ताह में 150-200 कमाने वाला लड़का जैसे तैसे स्कूल फीस भरता था, लेकिन पैसे कमाने की उसमें अदम्य लालसा थी। बाद में वो मुंबई चला गया, वहां गुजारा होना मुश्किल था। तभी उसकी नजर गुजरात की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नौकरी के विज्ञापन पर पड़ी और 15,500 की नौकरी पर वो लड़का संजय शेरपुरिया, हालांकि शेरपुरिया नाम शायद उसने बाद में रखा है, संजय राय, गुजरात चला गया। कुछ दिनों में वो कंपनी दिवालिया हो गई तो किसी और होटल में काम करने लगा। होटल वाले का ट्रक भी चलाया, ये सब भी उसी में लिखा हुआ है। 1997 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देना बैंक से 7 साल के लिए 90,000 लोन लेकर कोई काम शुरू किया, धंधा शुरू किया और आज 20,000 लोगों को नौकरी देने वाला आदमी बन गया है। ये वेबसाइट पर लिखा है, अंग्रेजी में, हिंदी में बता रहा हूं। लिखा तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अपने को महिमा मंडित करते हुए शख्स कैसे इतने सालों से अपनी दुकान चला रहा था, बैंकों से लोन ले रहा था, लोगों का काम कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहा था। और यह सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो खुद को बड़े बड़े नेताओं का करीबी बताता था। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक, संघ प्रमुख से लेकर बीजेपी के दर्जनों नेताओं तक, और तस्वीरों के जरिए साबित भी करता था। इसके घर और दफ्तर में ऐसी तस्वीरें टंगी थी। तो यह कहानी है संजय शेरपुरिया की वेबसाइट से। अब उसकी गिरफ्तारी की वो कहानी जो आज के अखबारों में छपी है। कई अखबारों की सुर्खियां हैं, जैसे अमर उजाला की सुर्खी है, ईडी का केस रफा दफा कराने के लिए 6 करोड़ रुपए की डील में फंसा महाठग संजय शेरपुरिया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से सलाखों तक पहुंचा संजय शेरपुरिया। भास्कर की हेडलाइन है, यूपीएसटीएफ ने नोएडा से महाठग को अरेस्ट किया, सामाजिक संस्था बनाकर करोड़ों ठगे, कई नेताओं से संबंध, गाजीपुर से गुजरात तक रिश्ते का दावा कर लोगों को ठगा। जागरण में है, सत्ता से करीबी दिखा ठगी करने वाला संजय शेरपुरिया गिरफ्तार, व्यापारी गौरव से अपनी संस्था में स्थानांतरित कराए थे 6 करोड़। ऐसी खबरों के बीच मेरे हाथ में 7 पन्ने की वो एफआईआर है जो एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें पूरा ब्यौरा है और इसके हवाले से भी अखबारों में जानकारियां हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आगे आपको बताऊंगा कि उसकी वो कंपनी, जिस कंपनी के लिए उसने स्टेट बैंक से लोन लिया और जिसकी वजह से आज ही स्टेट बैंक ने अखबारों में विज्ञापन देकर डिफॉल्टर घोषित किया और 15 दिन का नोटिस दिया है। तो एफआईआर में जो दर्ज है और जो जानकारियां हैं उसमें पता चल रहा है, एफआईआर के कुछ हिस्से बता रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग नाम से और अलग अलग कंपनियों से विभिन्न व्यक्तियों से छल और धोखाधड़ी करके विभिन्न माध्यमों से धन की उगाही करने के आपराधिक कृत्य में संजय प्रकाश राय नाम का व्यक्ति संलिप्त है। संजय प्रकाश राय ये एक नाम है, संजय शेरपुरिया एक नाम है, और एक नाम है जो उसने अपने पिता के नाम पर रखा है। जो कंपनी में डायरेक्टर है उसमें उसके जो पिता का नाम है उसके नाम से वो डायरेक्टर है। वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो इसी में एफआईआर में क्या है, प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि और जांच विभिन्न माध्यमों से की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि संजय प्रकाश राय, जो पूर्व में कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड आदि कई कंपनियों का डायरेक्टर रहा है, उपरोक्त कंपनियों के बैंक से डिफॉल्टर हो जाने के कारण दिल्ली और गाजीपुर में रह रहा है। बैंक से डिफॉल्टर हो गया गुजरात में, जिसका ये डायरेक्टर था, जिसके लिए एसबीआई ने अखबार में विज्ञापन दिया है, तो ये आ गया, अपना बेस शिफ्ट किया गाजीपुर, और गाजीपुर में इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उसके बाद अभी धरा गया। एफआईआर में वही जिक्र है कि डिफॉल्टर होने के कारण दिल्ली और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में रह रहा है। इसने अपने कई अलग अलग नाम से आईडी बनवा रखी है और कई अन्य कंपनियां डमी डायरेक्टर अथवा अपने विश्वास पात्र लोगों को डायरेक्टर बनाकर बनाई गई है। इसका मुख्य कार्य लोगों को अपनी पहुंच सरकार और बड़े अधिकारियों तक दिखाकर झांसे में रखकर धन उगाही करना है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और टैक्स चोरी जैसे आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है। ये एफआईआर में है, उसी के हिस्से पढ़कर बता रहा हूं, इसमें मेरे शब्द कुछ भी नहीं है। जो दर्ज है कागज में इसके खिलाफ, उसी में लिखा है कि इसके द्वारा सोशल मीडिया पर वो अन्य माध्यमों से स्वयं को प्रधानमंत्री भारत सरकार और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्वयं के फोटो अनाधिकारिक रूप से पोस्ट कर बिना अनुमति के भ्रामक तथ्यों के आधार पर अपने निजी भौतिक लाभ हेतु छल किया जा रहा है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की छवि की ख्याति को हानि पहुंच रही है। इसके द्वारा सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पोस्ट करके लोगों को संदोष रूप से प्रवंचित करके मान्यों के करीबी होने का भ्रामक प्रचार और अपनी छद्म छवि और पहुंच दर्शाकर धोखाधड़ी के साथ आम जनमानस से विभिन्न तरीकों से अनुचित लाभ और धन उगाही की जा रही है। इसके द्वारा एक संस्था बनाई गई है और उस जो यूथ रूरल फाउंडेशन है उसके डायरेक्टर, डमी डायरेक्टर के रूप में पंजीकृत है, जिसमें स्वयं किसी पद पर नहीं है, परंतु सोशल मीडिया पर इस कंपनी के प्रमुख कर्ता धर्ता के रूप में स्वयं को प्रचारित कर अपने को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। सरकार के विभिन्न मंत्रियों से नजदीकी होने का प्रसार करके विभिन्न व्यक्तियों के साथ संपर्क में होने तथा धन उगाही के तथ्य प्रकाश में आए हैं। और उसके बाद पता चला कि इसके अकाउंट में 21 जनवरी से 23 जनवरी 2023 के बीच, मतलब 3 दिनों के बीच 5 करोड़ वो 1 करोड़, मतलब कुल 6 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आए। वो कैसे आए वो भी कहानी दिलचस्प है। इसने किसी से लिया ईडी में उसका काम कराने को लेकर, ईडी में किसी के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी उसको सेटल करने के नाम पर। मतलब ऐसे लोग जो नेटवर्कर दिल्ली में करते हैं, पावर सर्किल में घूमने वाले, वही ये कर रहा था, उसी में गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस एफआईआर में ऐसे बताया गया है कि बड़ा ये जो भी कर रहा था वो जिन लोगों से मिल रहा था उनका कोई कसूर नहीं। मैं नहीं मानता उनका कोई कसूर है, लेकिन इतने सालों से ये कैसे लोगों से मिल रहा था, कैसे लोगों के बीच घुसपैठ किए हुए था, कैसे बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच रहा था, किसी एजेंसी को आज तक पता क्यों नहीं चला? कैसे वो प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर, हवाई पट्टी पर कैसे मौजूद था? क्या सरकारी सिस्टम को, एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को, तमाम तरह की एजेंसीज होती है, किसी को पता नहीं था कि कर क्या रहा है? कैसे बड़े बड़े मंत्रियों तक ये लगातार पहुंच रहा था? और तो और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो किताबें लिख दी इसने, भाषण देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में दिया करता था, प्रवचन और लेक्चर। बहरहाल इसी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको पकड़ा गया जब ये दिल्ली से चला, सुहेल देव एक्सप्रेस से कोच नंबर कुछ लिखा हुआ है उसमें चला, कानपुर में सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इसको पकड़ा, कानपुर से इसको उतारा गया। अब क्या क्या मिला है कैरी बैग के अंदर जो इसके पास से बरामद हुआ, इसमें पता चला है काले रंग के पाउच में रखी हुई विभिन्न आईडी चेक की गई तो 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें एक पर नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय, पुत्र बालेश्वर देवनारायण राय, निवासी गुड़गांव का एक एड्रेस है, डीएलएफ एम्बियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3, नियर एम्बियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3 गुड़गांव। और दूसरे आधार कार्ड पर संजय शेरपुरिया, पुत्र बालेश्वर देवनारायण राय लिखा हुआ है और उसमें दिल्ली का एड्रेस है, नियर डीआईडी सफदरजंग दिल्ली, दिल्ली राइडिंग क्लब। अब समझिए, एक आदमी 2 आधार कार्ड रख रहा है, एक में दिल्ली का पता है, दूसरे में गुरुग्राम का पता है, एक में उसका नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय है, दूसरे में उसका नाम संजय शेरपुरिया है। मतलब 2 परिचय, 2 आधार कार्ड, 2 पते। और संजय
प्रकाश बालेश्वर राय जो नाम है, इसी नाम से इसने गुजरात में कई कंपनियां खोली थी, जो कंपनियां डिफॉल्टर हुई हैं, जिन पर लोन है, कहा जा रहा है 300 करोड़ का लोन है, और नाम बदलकर पूरा दिल्ली में बेस शिफ्ट करके, दिल्ली और गाजीपुर में, अब ये दूसरे धंधे में लगा था। वो धंधा ठगी का था। पहले क्या कर रहा था, अभी आगे जैसे पता चलेगा बताएंगे। तो 2 आधार कार्ड इसके पास मिला, और कुछ दिल्ली जिमखाना क्लब और कुछ क्लब्स के इसके पास से वो मिले, जो मेंबरशिप होती है। और इसी में आगे लिखा हुआ है कि इसने कैसे ठगी की एक किसी शख्स से काम कराने के नाम पर, जिसमें पता चलता है कि जो अखबारों में भी देख रहा है कि संजय जो पकड़ा गया है उसमें वजह ये बताया जा रहा है कि किसी के काम कराने, एसटीएफ की छानबीन में पता चला कि संजय ने कारोबारी गौरव डालमिया से ईडी से जुड़े उनके एक मामले को सेटल कराने के लिए 6 करोड़ मांगे थे। और इसका जो एनजीओ है, यूथ रूरल फाउंडेशन नाम की संस्था एक रजिस्टर्ड करा रखी थी। इस संस्था में उस कारोबारी से ऑनलाइन रुपए लिए, और उसके बाद एसबीआई रुपए लिए, और उसी के बाद ये वही एविडेंस मिला, जब इसके खिलाफ शिकायत मिली ईडी को और ईडी ने एसटीएफ को दी, उसी के आधार पर पकड़ा गया। ये भी खबर है, अमर उजाला ने लिखा है कि महाठग बोला खाते में पैसा लेकर फंस गया, अगर खाते में ट्रांसफर नहीं लिया होता तो नहीं पकड़े जाते, अंदेशा नहीं था कि ये गलती इतनी भारी पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है अमर उजाला में कि ऐसा उसने पुलिस से पूछताछ में कहा है। तो बहरहाल किसी से काम कराने के बदले इसने पैसे लिए। इसी एफआईआर में लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर उसके द्वारा यूथ रूरल फाउंडेशन को स्वयं का बताकर विभिन्न अवैध कार्यों के लिए धन को उक्त एनजीओ के खाते में प्राप्त किया जाता है। ऐसे धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि उस कंपनी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति की शिकायत करने पर आसानी से कानूनी कार्यवाही से बच जाता है। विभिन्न मंत्रियों के साथ फोटो पोस्ट करता है। मकसद यही है कि झांसे में लेकर लोगों से धन प्राप्त करना इससे आसान होता है। उसी के बाद इसने बताया है, पुलिस ने लिखा है कि इसके खाते में जो एनजीओ है उसके खाते से 6 करोड़ रुपए के बारे में पूछने पर बताया कि यह धन गौरव डालमिया ने दिया है, जो उसने अपने डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से चेक दिया है। यह भी बताया कि गौरव डालमिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के लिए केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी। इसी केस को खत्म कराने के एवज में उसने मुझे धन दिया था। संजय प्रकाश राय के द्वारा विभिन्न फर्जी नाम तथा वालदियत और विभिन्न पदों पर उसके पहचान पत्र कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए थे। ऐसे दस्तावेज इसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से अनैतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने, छल और कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए। ये जो एफआईआर है इसके खिलाफ, उसमें ये पूरी जानकारी एफआईआर में दर्ज की गई, और बहुत सारी चीजें उसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं। लेकिन अब एफआईआर में जैसे बताया गया कि ये कर रहा था और लोगों के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बड़ा सवाल है कि अब तक कैसे कर रहा था। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जहां रहता है वो भी इसने कब्जा कर रखा है। जो राइडिंग क्लब में, दिल्ली राइडिंग क्लब है, उसमें इसने ऑफिस बना रखा है। उसी में अमर उजाला में देख रहा हूं कि महाठग संजय राय शेरपुरिया दिल्ली में राइडिंग क्लब में करोड़ों के बंगले में रहता है। यह बंगला एक महिला का है जो कब्जे का है। आवास से संबंधित दस्तावेजों में संजय का कहीं पर भी नाम नहीं, इसके बावजूद उसने अपना आलीशान आवास बना रखा है। बड़ी बड़ी डीलिंग वहीं पर बैठकर करता है। खासकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और चुनाव में ठेका दिलाने का काम करता है, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलता है। और अपने लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए वीवीआईपी इलाके में रहता है। और आवास पर उसने एक फोटो गैलरी बना रखी है, जहां पर उसने दर्जनों फोटो लगा रखी है, जिसमें अलग अलग नेताओं और नामचीन हस्तियों के साथ है। ये अमर उजाला ने छापा। अब इसमें एक और दिलचस्प जानकारी देख रहा हूं। 2 पन्ने का एक गुमनाम सा, अनाम किसी ने लिखा होगा, ये 2 पन्ने की चिट्ठी वायरल हो रही है ट्विटर पर। अब ऊपर लिखा हो सेवा में माननीय, किसको लिखा पता नहीं, बट इसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। कोई भी होगा जानने वाला जो जानता होगा। और ऐसे जो फ्रॉड होते हैं उनके बहुत जानने वाले होते हैं, कुछ शिकार होते हैं, कुछ शुभचिंतक होते हैं जो साथ रहते हैं, बाद में झगड़ा हो जाता है। बहुत तरह के कनेक्शन वाले लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोग जब एक्सपोज होते हैं तो उन्हें हौसला मिलता है, चलो इसकी कहानी बताओ। तो इसमें एक जानकारी है जो कल भी थोड़ा सा मुझे पता था, लेकिन आज विस्तार से देख रहा हूं कि ये चूंकि जो इसका घर है, जहां ये दफ्तर है, जहां रहता था या बैठता था, वहां से पीएम आवास बिल्कुल नज़दीक है। तो इसमें कहा जा रहा है किसी भी मालदार पार्टी को जो उसके घर दफ्तर पहुंचते थे,
राइडिंग क्लब वाले दफ्तर में, तो किसी भी मालदार पार्टी को देखकर संजय राय अपने कमरे के पीछे बैठे अपने शागिर्दों को आवाज देकर कहता था, अरे सुनो, अपने ऑफिस का वाईफाई बड़ा स्लो चल रहा है, जरा प्रधानमंत्री आवास वाले वाईफाई का पासवर्ड डालकर चालू करो, उसकी स्पीड अच्छी है। तो पीएम हाउस के वाईफाई एक्सेस की बात सुनकर लोग शरणागत हो जाते थे। इस तरह का मतलब वाईफाई का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं अपने वाईफाई का जनरेट करूंगा अगर उसकी आईडी, तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। आप उसमें जो बाइडन रख लें, चाहे कुछ भी रख लें, ट्रंप रख लें, कुछ भी रख लें, तो प्रधानमंत्री मोदी रख लें, पीएमओ रख लें। वैसे ही इसने वाईफाई का ऐसा नाम रख रखा था और उसके बाद माहौल बनाता था कि सीधे प्रधानमंत्री आवास का जो वाईफाई है उसका हमारे पास कनेक्शन या पासवर्ड है। तो इससे लोगों में माहौल बनता था। उसके बाद इसी में है जो जानकारी कि कुछ अफसरों से इसके रिश्ते की बात की जा रही है। ये वो गुमनाम चिट्ठी का जिक्र कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर। अब ये सब जांच से पता चलेगा कि इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है। लेकिन फिलहाल चूंकि बहुत सारी कहानी आ रही है, तो ये भी कहानी है। इसी में है कि जब ये गुजरात में इसने बैंकों से लोन लिया और उसके बाद वहां बैंकों द्वारा नीलाम की गई जमीन को संजय राय ने अपने गुंडों के जरिए जबरन कब्जा कराने की कोशिश की। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, संजय राय के खिलाफ जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। गुजरात में मामला उछला तो ये व्यक्ति गुड़गांव में रहते हुए वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को अपनी करतूतों का केंद्र बनाया। और उसके बाद इस व्यक्ति के काले इतिहास को जानते हुए भी सीबीआई के काला अधिकारी ने इसे लगातार संरक्षण दिया। इस अधिकारी की नजदीकियां संजय राय के साथ है। इस बात उस आला अधिकारी का पुत्र संजय राय का बिजनेस पार्टनर है। बताया जाता है उसके विवाह का समूचा इंतजाम संजय राय ने किया, जहां करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। अब जिस भी व्यक्ति का नाम है, किसी का नाम है, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पता नहीं कि जो कहा गया है उसमें इसकी क्या पुष्टि की जा सकती है। लेकिन तो बहुत सारी कहानियों के बीच ये भी है कि आखिर पकड़ा कैसे गया, वो भी यूपी की एसटीएफ ने। जो आदमी, हालांकि उसकी तस्वीर एक दिलचस्प है, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं दिखी। तस्वीर दिखी जो ब्रजेश पाठक के साथ, यूपी के कुछ और नेताओं के साथ, सुनील बंसल से लेकर और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, बहुत सारे लोगों के साथ, योगी जी के साथ दिखी नहीं। अगर होगी भी तो मैं नहीं जानता। लेकिन यूपी की एसटीएफ ने दिल्ली में घेराबंदी की या दिल्ली से चलने के बाद इसको कानपुर में उतारा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं नोएडा में गिरफ्तार किया और उसके बाद ले जाया गया, उसकी गिरफ्तारी कानपुर में दिखाई गई। पता नहीं इसमें क्या कहानी है, ऐसा होता भी है, पुलिस कहीं से उठाती है, कहीं उसकी अरेस्टिंग दिखाती है। लेकिन अब अमर उजाला में एक खबर है और इस बात की चर्चा भी हो रही है कि एसटीएफ ने गिरफ्तारी करने के बाद इस मामले में किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है। कमिश्नर ऑफ पुलिस भी प्रकरण में खामोश है। कमिश्नरेट की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। ये शायद इसलिए कि संजय सत्ताधारियों का करीबी है, करोड़ों का हेरफेर किया, इसलिए गोपनीय कार्रवाई की गई है। तो इतने बड़े ठग की अगर एसटीएफ ने गिरफ्तारी की और 7 पन्ने के एफआईआर में, 7 पन्ने में ये सारे आरोप लगा दिए गए। साफ साफ इसमें तो कह दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सब कुछ, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टैक्स चोरी, सब कुछ करता था, इस एफआईआर में दर्ज है। और ये पुलिस वाले की तरफ से ये सूचना जो एफआईआर दर्ज कराई गई है। बहरहाल उसके बाद भी ऑफिशियल कोई जानकारी एसटीएफ की तरफ से नहीं दी गई है, कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से भी नहीं दी गई है। इसी में यह भी है कि नोएडा एसटीएफ ने कैसे इसके बारे में जानकारी ली कि कोई कासिम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसी ने कुछ कासिम ने संजय शेरपुरिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके बाद एसटीएफ सक्रिय हुई। ईडी पहले से इस पर ईडी काम कर रही थी। एसटीएफ कासिम के संजय से कनेक्शन का पता कर रही थी और उसके बाद जैसे तैसे जानकारी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। अब उसके बाद आते हैं कि 3 मई तक जेल भेज दिया गया। चैट से उगाही के सबूत मिले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर के आफाक को माइनिंग का ठेका दिलाने और 2.5 करोड़ निवेश का चैट भी मिला। कोई चैट जो व्हाट्सएप या मोबाइल पर जो चैट इसने किया होगा। जब एसटीएफ ने आरोपों के खाते में आया 6 करोड़ के बारे में पूछताछ की तो उसने नाम लिया, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ, चूंकि मैं देख रहा था अखबारों में क्या छपा है। तो इस तरह से ये भी है कि एनजीओ के नाम पर लोगों को लुभावने ऑफर देता था, उससे भी धोखाधड़ी करता था। अब आते हैं उस कंपनी की बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जिसका विज्ञापन आज हिंदुस्तान में, जिसके बारे में डिफॉल्टर होने के बारे में एसबीआई बैंक ने दिया है। लेकिन उससे पहले एक और ये भी जानकारी मिली है कि एसटीएफ के मुताबिक संजय लंबे समय से इस तरह के खेल करता है। तमाम काम उसने करवाए भी हैं। कुछ मामले ऐसे भी रहे जिसमें उसने रकम ली लेकिन काम नहीं करवा सका। इतने बड़े उद्योगपति भी उसके झांसे में आ गए। हर काम एनजीओ की आड़ में करता था। इस बार भी उसने रकम एनजीओ के खाते में ली और इससे फंस गया। बहरहाल तो ये सारी कहानी अलग अलग अखबारों में। अब आते हैं उस कंपनी का जिक्र। और पहले
कि इससे ये कहकर कि इतने लोग जिनके साथ तस्वीरों में दिख रहा है, करीबी दिख रहा है, प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है, बाकायदा वेबसाइट है, और उसके बाद संघ के लोगों के साथ घूमना फिरना, किताब 3 लिख दी। एक हिंदू धर्म का धरोहर भारतीय संस्कृति, एक किताब लिखी। उस किताब का विमोचन मोहन भागवत संघ प्रमुख ने किया। बहुत सारे भगवाधारियों, साधु संतों के साथ उस किताब के साथ इसकी तस्वीरें। दिव्यदर्शी मोदी का तो जिक्र मैंने कल भी किया। एक और किताब लिखी, मैं माधो भाई, एक पाकिस्तानी हिंदू। उस किताब का भी विमोचन शायद मोहन भागवत ने किया है, लेकिन किया है, और तस्वीरें ऐसी दिख रही है कि बहुत सारे लोगों के साथ उस किताब के विमोचन के मौके पर बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग मंच पर हैं। तो ये इतना कनेक्शन और इतना कुछ करता हुआ, और उसके बाद अचानक पकड़ा जाना, और ये इतने साल तक कुछ पता न चलना, और आज ही अखबार में विज्ञापन छप जाना एसबीआई का। तो विज्ञापन क्या है और उसके बाद वो कंपनी क्या है। तो मैं थोड़ी पड़ताल उस कंपनी के बारे में की वेबसाइट पर जानने के लिए मेरी जिज्ञासा हो गई, ये कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड है क्या। तो ये जो विज्ञापन है आज के दैनिक हिंदुस्तान में, छोटा सा, जैसे देखिए अंदर के पन्ने पर छपी है, तो मेरी नज़र गई, और किसी जर्नलिस्ट ने भी मुझे बताया फ़ोन करके, आज का अखबार है पेज नंबर 9 पर ये छोटा सा विज्ञापन। जल्दी नहीं देखेंगे तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें एसबीआई की तरफ से जो विज्ञापन में कहा गया है कि जनसाधारण गारंटरों के नाम यहाँ दिख रहे हैं को सूचना दी जाती है। जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक से ऋणकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट सुविधा को बार बार सूचना देने के बावजूद वापस नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋणदाताओं व गारंटरों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि ऋणकर्ताओं और गारंटरों के साथ कोई भी लेन देन बैंक के पास उपलब्ध कानूनी उपाय रिकोर्स के अधीन होगा। ऋणकर्ता गारंटरों को सलाह दी जाती है कि 15 दिन के भीतर अपनी बकाया देय राशि का भुगतान कर दें। 15 दिन के भीतर। इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि कितना बकाया है बैंक का, लेकिन अमर उजाला ने जो लिखा है उसमें है कि अलग अलग बैंकों से करोड़ों का कर्ज लिया, नहीं चुकाया। वह 395 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर है। उसकी कंपनी कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स भी दिवालिया हो चुकी है। यह कंपनी 2005 में बनी थी। ये सब मैं आगे अभी बताने वाला हूं। बहरहाल, तो इसी में क्या है, 3 लोगों के बारे में जानकारी है। संजय प्रकाश बालेश्वर राय, शुरू में मैंने किया, एड्रेस लिखा हुआ गुड़गांव का, नाथोपुर इलाका, डीएलएफ। मैं तो कह रहा हूं कि अगर चैनल इस नटवर लाल के पीछे पड़े, हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं होता है, 1 मैन आर्मी है, 4-5 लोगों की टीम है, लेकिन चैनल चाहे तो उसका पीछा करें, उन जगहों पर जाएं, इसके ठिकानों पर जाएं, इसके दफ्तर पर जाएं, इसके घर पर जाएं, अहमदाबाद से गुड़गांव तक, गाजीपुर तक, पता तो चले कि तरीका क्या था, कैसे ये धोखाधड़ी कर रहा था, कैसे ये साम्राज्य धोखे का दिल्ली में रहकर चला रहा था। लेकिन कोई पता करेगा क्या? इसलिए नहीं करेगा कि इसकी सारी तस्वीरें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ है, तो कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि मतलब मकसद समझ सकते हैं। बहरहाल, तो इसी में संजय प्रकाश बालेश्वर राय, उसके बाद इनकी पत्नी है शायद श्रीमती कंचन संजय प्रकाश राय, इनका भी पता है गुड़गांव का, और ये भी डिफॉल्टर हैं जो उस कंपनी में डायरेक्टर है। और एक और मानिक लाल दे डिफॉल्टर हैं, और यूनिट का नाम कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड है। और उसके बाद ये सब है। अब मैंने देखा कि ये कांडला एनर्जी कंपनी क्या है, तो मैं गूगल पे गया, फिर देखा मैंने, तो पता चला कि ये कंपनी जो है Kandla Energy and Chemicals Limited is an unlisted public company incorporated on 7th March 2005, 2005-7 मार्च को कंपनी बनी। It is classified as a public limited company and is located in Ahmedabad, Gujarat. Its authorized share capital in INR 35 crore and paid up capital is, total paid up capital is INR 26 करोड़। 26 करोड़ पेड अप कैपिटल है और शेयर कैपिटल 35 करोड़ है। और उसके बाद ये कंपनी अभी एक्टिव है, लेकिन मैंने देखा फिर इसके डायरेक्टर्स कौन लोग हैं, तो पता चला कि इसमें ये तो खुद तो डायरेक्टर है ही, लेकिन इनकी पत्नी भी डायरेक्टर है और खुद भी डायरेक्टर है, और ये कंपनी अभी एक्टिव है। अब इसमें यह भी पता चला कि और कुछ कंपनियां हैं जो बंद कर दी गई या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से स्ट्राइक्ड ऑफ की गई। मैंने किसी से सीए से पूछा स्ट्राइक्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, तो बताया कि जो कंपनी में या तो कुछ इरेगुलरिटीज हो, या कंपनी फंक्शन नहीं कर रही हो, या कोई और वजह से वो कंपनी बंद हो जाती है या डिफंक्ट कर दी जाती है। उसमें भी कुछ कंपनी है जिसमें इस डायरेक्टर ये और इसकी पत्नी थी। राय कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कांडला इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, काशी फार्म फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड,
कच्छ इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी कंपनी भी थी जो 2010, 11, 9, 12 में बनी, जो स्ट्राइक ऑफ है किया गया है जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से। ये मुझे वेबसाइट पर मिला। और एक कंपनी एक्टिव है जो कांदला एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि वही कंपनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस कंपनी पर स्टेट बैंक का लोन है, जो विज्ञापन दिया गया है, और स्टेट बैंक का लोन इसने नहीं चुकाया है। स्टेट बैंक ने 15 दिन के भीतर बकाया राशि भुगतान करने, अन्यथा कानूनी उचित कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हुए विज्ञापन दिया। तो मतलब इससे यह लगता है कि गुजरात में इसने जैसे तैसे नेटवर्क से जैसे भी धंधा किया, गुजरात में जब ये डिफॉल्टर हो गया, जो ऐसे लोग करते हैं कि कई बैंकों से औकात से ज़्यादा लोन लेते हैं और जब फंसते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, चुका नहीं पाते, जो भी वजह है, और उसके बाद तब वो बेस बदल लेते हैं, भाग जाते हैं। दो भागे हुए आप जानते हैं, ललित मोदी और नीरव मोदी। ललित मोदी तो खैर चलो दूसरे मामले में, लेकिन नीरव मोदी है, विजय माल्या है, मेहुल भाई चौकसी है, तो ये सब लोग भागे हुए। तो ऐसे डिफॉल्टर अब ये वहां से गाजीपुर आ गया और 2 साल से गाजीपुर के इलाके में सक्रिय था, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर छवि बना रहा था। सुना वहां कोई लकड़ी बैंक भी इसने बनाया था, कोविड के समय बहुत लोगों की मदद भी कर रहा था, और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी और है। गाजीपुर से चुनाव में, जो अभी विधानसभा चुनाव पिछले साल हुआ है, 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार भी था, टिकट नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं स्थानीय स्तर पर भी पॉलिटिक्स है, मनोज सिन्हा वर्सेस संजय शेरपुरिया। तो अब वो तो अलग कहानी है, वो उसके बारे में ना जानकारी है ना वहां जा रहा हूं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये नटवर लाल है। मैंने कई लोगों से रात में पता करने की कोशिश की, पता चला बहुत लोगों से संपर्क करता है, रहता है, मिलता है, कुछ पत्रकारों से भी मिलता है, नेताओं से तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ऐसा नेटवर्कर, बार बार एक ही सवाल उठता है कि एक तो गुजरात कनेक्शन, इसकी जमीन, इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस था गुजरात था और 20 साल से था, और उसके बाद दिल्ली में बेस शिफ्ट करना, बैंक का इस पर लोन, अगर अमर उजाला की खबर पर माने तो 395 करोड़ का लोन, और उसके बाद दिल्ली में आराम से आलिशान जिंदगी जीता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखता हुआ, किताब पिछले साल ही छपी, अभी से 7 महीने पहले सितंबर में, और मोदी जी के लिए प्रवचन देता हुआ, मंचों पर भाषण देता हुआ, मोदी अध्ययन केंद्र के मंच पर भाषण देता हुआ, मोदीवादी, मोदी भक्त, मोदी समर्थक लोगों के बीच लोकप्रिय शख्सियत की तरह अपनी पहचान बनाता हुआ, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हुआ और तमाम तरह के गोरख धंधे करता हुआ आराम से जिंदगी जी रहा था। पकड़ा एसटीएफ ने। पकड़ा क्यों एसटीएफ ने, अब यह समझने की जरूरत है। अब यह समझने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जब पता चलेगा कि कहानी क्या है। पीएमओ के नाम पर झांसा देता था, यह तो बहुत जगह जानकारी आ रही है कि पीएमओ के नाम पर झांसा देता था, और ऐसे ही झांसा वो जो किरण पटेल पकड़ा गया था गुजरात का, कश्मीर में, वो भी पीएमओ के नाम पर झांसा देता था। उसने बाकायदा विजिटिंग कार्ड छपा रखी थी, एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ। ये भी अगर यही काम कर रहा था तो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, और पकड़ा गया तो यूपी की एसटीएफ ने पकड़ा। कुछ कहानी है क्या इसको जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। हमें भी अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बताएंगे, आपको कुछ पता चले तो हमें बताइए। हमारा मकसद है कि अगर कोई नटवर लाल है, अगर कोई फ्रॉड है, तो उसके बारे में देश दुनिया को जानकारी मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मोटे तौर पर जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कर लिया है, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।